अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पंजाब के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 22 मई को दी जाने वाली इंक्वायरी को 50 दिन से भी कम अरसे में मुकम्मल करके साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और साबिक लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्की खजाने को 2.6 अरब रुपए और अवाम को 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। सियासी शख्सियात पर इब्तिदाई तहकीकात में बेनामी सरमायाकारी का इल्जाम लगाया गया है, मगर एंटी करप्शन का मैंडेट न होने की वजह से सियासी शख्सियात के खिलाफ तहकीकात का मामला नैब को भेजने की सिफारिश की है। हालांकि नैब चेयरमैन ने रिंग रोड मंसूबे में करप्शन के इल्जाम और हुकूमती वुज़रा के मंसूबे से फ़ायदा उठाने की खबरें आने के बाद 17 मई को तहकीकात का हुक्म दिया था, मगर 2 माह बाद उसका क्या हुआ? आज हमारे इस सवाल पर नैब तर्जुमान ने कोई जवाब ही नहीं दिया, मगर पंजाब के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने बज़ाहिर वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पंजाब को इस स्कैंडल से बरी ज़िम्मा करार दे दिया है और इस स्कैंडल को ब्यूरोक्रेसी और प्रॉपर्टी माफिया का गठजोड़ करार दे दिया है। हालांकि 2 माह पहले डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत से रावलपिंडी रिंग रोड की नई अलाइनमेंट की मंजूरी का बताया गया था, मगर आज पंजाब एंटी करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक अलाइनमेंट 2017 और 18 में मंजूर हुई और उसे एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से कर्ज लेकर बनाया जाना था, मगर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने खुद ही प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट तब्दील कर दी। प्रोजेक्ट को लोन मोड से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में तब्दील कर दिया। प्रोजेक्ट में अटक लूप का भी इजाफा कर दिया। रोड की लंबाई में 36 किलोमीटर का इजाफा कर दिया और उसे 68 किलोमीटर का कर दिया। इस सारे अमल में प्रोजेक्ट की लागत बढ़ते बढ़ते 60 अरब रुपए तक पहुंचा दी, जिसमें 40 अरब रुपए कंस्ट्रक्शन के लिए और 16 अरब रुपए जमीन की खरीदारी के लिए मुख्तस किए गए। जिस कंपनी को रोड और पुलों की डिजाइनिंग के लिए रखा गया, उसे रिंग रोड की अलाइनमेंट बदलने का टास्क दे दिया गया और जिस वक्त कंपनी को यह टास्क दिया गया उस वक्त हुकूमत की तरफ से अलाइनमेंट बदलने की मंजूरी ही नहीं दी गई थी। यानी पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रोजेक्ट की लंबाई 36 किलोमीटर से बढ़ाकर अटक लूप का इजाफा खुद ही कर दिया और लागत को खुद ही 60 अरब रुपए तक ले गए, मगर पंजाब हुकूमत को ना पता था और ना ही इसकी मंजूरी दी गई थी और फिर मजीद गड़बड़ की गई और नए इंटरचेंज डाले गए। पहले से मौजूद इंटरचेंज के डिज़ाइन में लोकल आबादी के लिए रास्ते डाले गए, मगर दिलचस्प बात यह है कि जहां लोकल ट्रैफिक के लिए रास्ते डाले गए उन इलाकों में तो कोई आबादी ही नहीं थी। यानी उसका फ़ायदा प्रॉपर्टी मार्केट को हुआ और कीमतें मजीद बढ़ना शुरू हो गई। बगैर अप्रूवल के 2.6 अरब रुपए की ज़मीन भी खरीद ली गई और जो ऑफिसर लैंड एक्विजिशन कर रहा था उस ऑफिसर ने टॉप सिटी में प्रॉपर्टीज़ भी खरीद ली। फिर कैसे ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली हैं, उनका प्रॉपर्टी माफिया का और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ बना और इस इंटरचेंज के साथ प्रॉपर्टी मार्केट को कंट्रोल करने की हिकमत अमली बनाई गई। आज इसकी भी तफसीलात बताइए। फ़ायदा इसमें जो है वो मेनली उठाया है हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों ने। अखबारात में प्रपोजल दी गई रिंग रोड बनाएं, उसमें एक नया गठजोड़ सामने आया। इस वक्त जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन सब ने अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बना ली। अब इसमें जो 5 इंटरचेंज नए बनने थे उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा गया कि जी ये 5 इंटरचेंज बनाना जो है ये कॉन्ट्रैक्टर की डिस्क्रिप्शन होगी। कॉन्ट्रैक्टर जब चाहेगा इनको बनाएगा और कॉन्ट्रैक्टर उसकी कॉस्ट डिसाइड करेगा कि इस पे कितने पैसे लगने हैं और वो कॉस्ट जो है वो इर्द गिर्द की हाउसिंग सोसाइटी से रिकवर करेगा। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कहता है कि 1 अरब का इंटरचेंज बनेगा तो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले उसको 1 करोड़ रुपये देने के पाबंद है। इन कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर कंट्रोल हो जाना था। जहाँ वो उनका दिल करता ज़मीन खरीदते और इंटरचेंज बना देते तो उनकी ज़मीन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती। अटक के एरिया में जितनी भी नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे बनी हैं उन सब की लैंड परचेज जो है वो मार्च अप्रैल 2020 में शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही थी कि यहाँ से रिंग रोड जो है गुजरेगा, यहाँ इंटरचेंज बनेगा। उस इन्फॉर्मेशन का उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुल एक गठजोड़ जो है वो शो करती हैं ब्यूरोक्रेसी का और प्रॉपर्टी माफिया का। पहले जुल्फी बुखारी और वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर का नाम सामने आ रहा था जब सियासी शख्सियात का सवाल हुआ, तो देखिए डीजी एंटी करप्शन ने क्या जवाब दिया। पूरे खेल में ये सिर्फ 2 ऑफिसर ही गुनाहगार हैं, इसमें कोई सियासी शख्सियात हुकूमती शख्सियात जो हैं वो इस पूरे खेल में कहीं पे भी नहीं है। डायरेक्ट नाम नहीं है लेकिन बेनामी इन्वेस्टमेंट्स नज़र आ रही हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो गैर ममालिक से भी आ रही हैं। UAE से आके पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है। सियासी शख्सियात जो हैं वो आपके इल्म में हैं कि एंटी करप्शन के मैंडेट में नहीं आती, इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम नैब को भिजवाएंगे ताकि नैब उनकी इन्वेस्टिगेशन करे।
जब कमिश्नर की रिपोर्ट सामने आई थी तो वफाकी वजीर गुलाम सरवर और वजीर आजम के मामले खसूसी जुल्फी बुखारी का नाम भी मीडिया में गर्दिश करने लगा था। तो वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर की रिपोर्ट को ही मुतनाज़ करार दिया था और कहा था कि जिस रुकन ने रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए उसे ओहदे से हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी के एक मेंबर या दो मेंबर उस पर डाइसेंट करें, इख्तलाफ करें और अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भेजें, अलग रिपोर्ट भेजें, तो उस रिपोर्ट की अफादियत कोई नहीं रह जाए, वो रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हो जाए। एक इंक्वायरी कमेटी के रुकन ने जब दस्तखत नहीं किए, इंडोर्स नहीं किया कमिश्नर की रिपोर्ट को, तो उसे भी तब्दीली का ये जस्टिफाई नहीं करता मेरे ख्याल में। हमारी गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ये बात इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करती। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी जुल्फी बुखारी पर इल्ज़ामात लगना शुरू हुए तो उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा स्कैंडल बन सकता था, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा फोरम जो है वो एक जुडिशल कमीशन होगा विद सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्योंकि ये इस पैमाने, इस लेवल की एक करप्शन हो सकती थी ना, तो उस लेवल की इंक्वायरी बैठे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, और दूध का दूध और पानी का पानी। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि इन्हें अभी बोला कि ECL पे डाले, मैं कहता हूँ अगले ट्यूसडे कैबिनेट है, मुझे ECL पे डाले। अहम बात यह भी है कि अब से कुछ दिन पहले जुल्फी बुखारी ने कमिश्नर रावलपिंडी को 1 अरब रुपए का हतक इज्जत का नोटिस भी भेज दिया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज की रिपोर्ट से पहले इसी मंसूबे की 2 इंक्वायरी रिपोर्ट्स हुकूमत को पेश की जा चुकी हैं, जिनमें से एक रिपोर्ट कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह ने तैयार की थी, जिस पर एतराज़ उठाया गया था गुलाम सरवर की जानिब से, साथ ही जुल्फी बुखारी की जानिब से। मगर आज की जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है वो उसी कमिश्नर रिपोर्ट की ऑलमोस्ट एंडोर्समेंट कर रही है। मगर जो दूसरी रिपोर्ट थी वो डिप्टी कमिश्नर ने तैयार की थी। अब आम बात यह है कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा थे जिसने पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात करनी थी और एक मुश्तरका रिपोर्ट पेश करनी थी। मगर हैरानकुन तौर पर कमिश्नर ने अलग और डिप्टी कमिश्नर ने अलग रिपोर्ट जमा कराई। दोनों रिपोर्ट्स का मवाद भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ था और दोनों रिपोर्ट्स में जिम्मेदारों का तयन भी अलग अलग किया गया था। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक रिंग रोड मंसूबे के डिज़ाइन में जो तब्दीलियां हुई वो मुतल्लिका फोरम्स की मंजूरी से हुई। पंजाब हुकूमत के इदारों ने इसकी मंजूरी दी और वजीर आला पंजाब की सरबराही में मीटिंग्स हुई जिनमें डिज़ाइन की तब्दीली की मंजूरी दी गई। इसके अलावा यह खबर भी सामने आई कि मंसूबे के डिज़ाइन में तब्दीली वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से हुई और अपोजिशन मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाती रही कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब भी इस स्कैंडल में मुलव्विस हैं क्योंकि डिज़ाइन की तब्दीली इन दोनों की मंजूरी से हुई है। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि रिंग रोड की नई अलाइनमेंट की तमाम मुतल्लिका इदारों ने मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा ब्रीफिंग्स भी दी गई। रिंग रोड मंसूबे की अलाइनमेंट प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी और तीसरी मीटिंग में ज़ेर बहस आई जो 25 दिसंबर 2018 और 24 जून 2020 को हुई और इसकी सरबराही चेयरमैन PND बोर्ड पंजाब ने की। फिर PPP पॉलिसी एंड बोर्ड मीटिंग 3 जुलाई 2020 और 4 सितंबर 2020 को वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में हुई। हत्ता के PPP पॉलिसी एंड बोर्ड की चौथी मीटिंग में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को अलाइनमेंट का प्रपोजल बनाने की हिदायत की गई और बोर्ड की 19 फरवरी 2021 को होने वाली 13वीं मीटिंग में हालिया अलाइनमेंट पेश की गई और उसे मंजूर कर लिया गया। मगर दूसरी जानिब कमिश्नर की रिपोर्ट जिसे वफाकी हुकूमत खुद भी ओन करती है और आज एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट और एक्शन भी उसी से मुताबिकत रखता नजर आ रहा है, वो दूसरी तरफ है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी 19 अप्रैल को मागला हाईवे मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान रिंग रोड मंसूबे का जिक्र किया था और कहा था कि मैंने चेयरमैन CDA से मंसूबे की तफसीलात तलब की हैं और उसकी अलाइनमेंट देखी है। मैंने CDA चेयरमैन से पूरी ब्रीफिंग ली कि ये खदशा था कि ये जो नया रिंग रोड बन रहा है ये मरगला पार्क के बीच में से जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने सारी अलाइनमेंट इसकी देखी है। इससे इंशाल्लाह हमारा ये जो मरगला की नेशनल पार्क है ये बचेगी। लाहौर से ट्रैफिक आ रहा होगा वो भी सब कुछ बाईपास कर जाएगा जो अब तक सारा ट्रैफिक पहले शहर में आता है। जिस तरह हमारी आबादी बढ़ती जा रही है ये जो रिंग रोड है ये कंजेशन है इसका इंशाल्लाह ये मसला हल करेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस तकरीर के 8 दिन के बाद ही वज़ीर आज़म ने रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दे दिया और फिर पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर रावलपिंडी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी और फिर मई में
कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह ने इनफरादी इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की और डिप्टी कमिश्नर के अलग मामला सामने आए थे जिन्होंने पंजाब हुकूमत पर भी सवालात उठाए थे और आज एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आई है। हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले रिपोर्ट आई थी, अब रिपोर्ट आई है और उसमें तो नज़र आ रहा है कि जैसे पंजाब हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर पंजाब को क्लीन चिट दी गई है, जबकि जो मामला है कि किसने सियासी तौर पर फ़ायदा उठाया या फिर अगर लोगों के आवाम के पैसे बिल्डर्स खा गए, प्रॉपर्टी वाले खा गए, तो वो भी नैब को भेजा जा रहा है। तो किसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा उठाया फिर? इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है, चूंकि ये अटक लूप जो इसमें शामिल किया गया, उसमें यकीनन कोई जो लैंड सोसाइटीज़ वाले लोग थे उनको मिल रहा था। अब जो उस नई अलाइनमेंट, प्रपोज अलाइनमेंट के साथ जो मुख्तलिफ परचेजेस हुई हैं, वो मुख्तलिफ कंपनियों के नाम के ऊपर हैं, जिनके ऊपर जो इस वक्त सस्पिशन ये है कि वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि जो लोग फ्रंट पे मौजूद हैं उनकी इतनी फाइनेंशियल वर्थ नहीं है और उसकी फर्दर तहकीकात होनी है। लेकिन वो एक ऐसा ऑफेंस है जो नहीं हो सका, बिकॉज उसमें अगर अलाइनमेंट में वो रिंग रोड बन जाती तो फिर वो ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती। लेकिन जो पहला हिस्सा है जो एंटी करप्शन की डोमेन में आता है, उसके ऊपर एक इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके सबमिट करा दी गई है और उसकी बेस के ऊपर FIR भी रजिस्टर हो गई है और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और अब उनकी कोर्ट में चालान दाखिल कर दिया जाएगा। सब मगर जब डीजी एंटी करप्शन कह रहे हैं कि जी जो सियासी शख्सियात हैं उन पर यह है कि शायद बेनामी तरीके से उन्होंने सरमायाकारी की हुई थी, UAE से भी पैसे आए हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर वो सियासी लोग ऑपोजिशन के होते तो आपने साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 4 हुकूमती वज़रा ने ट्वीट करनी थी, आपने भी एक ट्वीट करनी थी। अगर नहीं किया है और आप भी खामोश हैं तो क्या उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है? नहीं, देखिए, अगर आपका इशारा, मैं खुल के आपको बता देता हूँ, अगर आपका इशारा जुल्फी बुखारी साहब या सरवर खान साहब की तरफ है जो कि बड़ा नाम उछाला भी जा रहा था, तो हरगिज़ कोई ऐसा सबूत किसी बेनामी ट्रांजैक्शन में या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में एंटी करप्शन को अपनी तहकीकात में नहीं मिला। लेकिन ये खदशा ज़रूर है। देखिए, बेनामी ट्रांजैक्शन जब हम कहते हैं तो जो शख्स फ्रंट पे होता है उसकी माली वक़्त नहीं होती, इसका मतलब है कि वो बेनामी है। अब वो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, अगर ये सिर्फ महज बेनामी ट्रांजैक्शन है तो वो एंटी करप्शन की जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसके लिए बाकायदा एक बेनामी कमीशन बनाया गया है, FIR की डोमेन है, वो चीज़ें उनको भेजी जा रही हैं। और जो लोग सियासी अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं इन्फ्लुएंस के अंदर, या जो सोसाइटीज़ का मामला है जहाँ पब्लिक एट लार्ज को चीट किया गया है, वो एंटी करप्शन ने सिफारिश दी है कि ये वाली जो हिस्सा है इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का वो नैब को दे दिया जाए। जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट के मामलात का ताल्लुक है, उसमें उन्होंने कंप्लीट इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करा के गिरफ्तारियां भी की हैं और अब चालान दाखिल करने जा रहे हैं। वैसा मगर अब ये बड़ा एक दिलचस्प सा मामला है। उस वक्त 2 रिपोर्ट सामने आई थी, एक कमिश्नर साहब की थी, एक डिप्टी कमिश्नर की थी। आप कह रहे हैं जो सियासी तौर पर नाम सामने आए गुलाम सरवर साहब का और जुल्फी बुखारी साहब का, उन्हें क्लीन चिट दे दी। फिर डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में आया कि जी चीफ मिनिस्टर पंजाब को सब पता था और उनके अप्रूवल से सारा का सारा काम हुआ, उनसे भी एंटी करप्शन पंजाब डिपार्टमेंट से तहकीकात करा के उन्हें भी क्लीन चिट दे दी। फिर नैब को जो मामला भेजा है वो सिर्फ ये भेजा कि जी प्राइवेट सोसाइटीज़ ने जो पैसे ले लिए थे, ये मामला आप देख लीजिएगा, या फिर अगर बेनामी तरीके से कोई सियासतदान इन्वॉल्व था, बाकी सबको क्लीन चिट दिलवा दी है। लेकिन 2 चीज़ें हैं। नैब अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी मामले की कर सकती है, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। जहाँ तक इस इंक्वायरी का और वो जो आप डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो बेसिकली इख्तलाफी नोट तो ज़रूर था और उस इख्तलाफी नोट के ऊपर उनको एंटी करप्शन की तरफ से बुलाया भी गया और उनसे सुना भी गया। लेकिन वो नोट सिर्फ नोट की हद तक था, उसको साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था। क्योंकि अगर देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा जो PD था, यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, जो कमिश्नर था पिंडी का, उसको मुर्दे इल्ज़ाम इस बेस पे ठहराया गया है कि जब इन्होंने ये नई अलाइनमेंट प्रपोज की ब्रीफिंग दी गई जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो फोरम था, तो उस फोरम ने इन राइटिंग इनको बताया कि जो अलाइनमेंट की अप्रूवल है उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, आपको वहाँ से अप्रूवल लेनी है। फर्दर उनको बताया गया कि आपका स्कोप ऑफ वर्क जो आप प्रपोज कर रहे हैं वो इन्हांस होने की वजह से एक्निक फेडरल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल आपको चाहिए। दोनों अप्रूवल्स के लिए चीज़ रेफर नहीं की गई और एडवर्टाइज कर दिया गया नई अलाइनमेंट को सिर्फ कुछ जो सोसाइटीज़ थी या जो उसमें प्रपोज सोसाइटी थी, भी तो वहाँ पे मौके के ऊपर आज भी जंगल है, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो वो चीज़ बड़ी अयां हो गई, जो रिकॉर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए।
صاحب مگر مجھے ساتھ یہ بتائیے گا صاحب، یہ معاملہ شروع ہوا تھا، میں ایک اور ایشو پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیب اور اپوزیشن آمنے سامنے ہوا کرتے تھے، اب نیب اور حکومت آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ آج نیب نے پریس ریلیز میں حکومتی وزراء کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ نیب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، نیب پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ صاحب اب آپ مشیر احتساب ہیں، آپ کا کام ہے احتساب کرنا، حکومتی وزراء ہیں ان کا کام ہے حکومت کرنا، اور صاحب آپ کا جو کام تھا اس کے تحت کسی اپوزیشن رہنما کا اب تک احتساب نہیں ہو سکا، 1 روپیہ واپس نہیں آ سکا۔ اب شوکت ترین صاحب کا کام ہے معیشت چلانا، وہ کہہ رہے ہیں نیب کے ہوتے ہوئے معیشت نہیں چل رہی۔ شیخ رشید صاحب کا کام ہے ریلوے چلانا، وہ کہہ رہے ہیں نیب کے ہوتے ہوئے ریلوے نہیں چل رہی ہے، ملبن نہیں بن رہا۔ اسد عمر صاحب کا جو نیب کا جو ویکسین کا پری آرڈر تھا، انہوں نے کہا نیب کے ڈر سے نہیں دیا جا سکا۔ ترقیاتی فنڈ نہیں خرچ ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں نیب کی وجہ سے نہیں ہو رہے۔ حماد اظہر اور تابش گور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نیب کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں۔ تو اس وقت تو نیب آپ کے لیے رکاوٹ بن گیا ہے، نیب اور حکومت آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت ایک نیب کے قانون کو لے کے ایک آرڈیننس بھی آیا تھا، اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو کیا اس وقت کسی کے کام میں تیزی آ گئی تھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے نیب کے قانون کا مسئلہ نہیں ہے، قانون تو مختلف قسم کے جو اسکروٹنیز ہیں، جس میں جوڈیشل اسکروٹنی بھی شامل ہے، جس میں لیجسلیشن کو دیکھا جاتا ہے، کیس کی بات نہیں کر رہا، اس سے گزر چکا ہے۔ بڑا ایک لارجر بینچ کا ڈیسیژن ہے اسفند یارولی کے کیس کا، اس کے بعد مختلف کیسوں میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ دیکھیے ایشوز آتے ہیں مختلف جگہ پہ، جہاں پہ ظاہری بات ہے ایک پرسپشن ہے، بیوروکریسی کی طرف سے یہ پرسپشن آتی ہے۔ پہلے اور آج کے معاملے میں فرق یہ ہے کہ نیب ایکٹیو ہے، نیب سوال کر رہا ہے، اور وہ ہماری جو حکومت ہے پاکستانی تحریک انصاف کی، وہ اس کو کسی طریقے سے روکتی نہیں ہے کہ آپ چاہے ابھی کسی وزیر سے سوال کریں یا کوئی پہلے کے بندے سے سوال کریں، ہماری طرف سے وہ ہے۔ بیوروکریسی کی طرف سے ایک کنٹینیوسلی ایک یہ چیز آ رہی ہے، ایک شکایت آ رہی ہے کہ جی اس کی وجہ سے معاملات چلتے نہیں ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے جو رائٹ فورم ہے وہ ایک تو ایگزیکٹو اختیار پرائم منسٹر صاحب کا ہے، ان کا ڈیسیژن ہوگا، اور پھر قانون کے اندر اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ پارلیمان، اور پارلیمان کے اندر اس کی تمام شکیں، اگر کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک شک کی وجہ سے کسی کام میں، ترقیاتی کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بالکل بات چیت ہو سکتی ہے۔ مطلب مگر صرف بیوروکریسی کا نہیں نا مسئلہ، اگر ویکسین کا پری آرڈر نہیں ہوتا تو نیب کا اسد عمر صاحب ذکر کرتے ہیں، پی ایس ڈی پی خرچ نہیں ہوتا، جتنا ہو گیا وہ ہو گیا، جو نہیں ہوا وہ نیب پہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ پھر دوسرے وزراء بھی کہہ رہے ہیں، اب یا تو دو بات ہیں، یا تو آپ کے وزراء اپنی ناکامی نیب پر ڈال رہے ہیں، یا پھر نیب حقیقتاً اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے، حکومت کو نہیں چلنے دے رہا ہے۔ آپ احتساب کو دیکھتے ہیں تو آپ بتائیے۔ دیکھیے مجھ سے تو آج تک کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ ہم کوئی ویکسین آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں نیب رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ میری نظر سے کوئی بھی پریکٹیکلی ایسی چیز ٹیکنیکلی گزری نہیں ہے۔ اب اگر کسی سیکرٹری صاحب کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے یہ لگے کہ نہیں اگر میں کسی پروجیکٹ کے اوپر سائن کر دوں گا تو کل مجھے نیب سوال کرے گی، اگر آپ رولز قاعدے قانون کے مطابق چلیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک جو ویکسین والا معاملہ ہے تو جو ایمرجنسی ریلیف تھی اس کے اندر سارا جو آپ کو پیپرا کو بھی اس میں سسپینڈ کیا گیا تھا، بیکاز وہ ایک ڈیزاسٹر کی سچویشن ہے، اور ڈیزاسٹر کی سچویشن میں آپ جو آپ کے نارمل پروسیجرز ہوتے ہیں وہ نہیں کیے جاتے، اور جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جہاں پہ ڈیزاسٹر ہو یا کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ کابینہ کی سطح پہ لایا جاتا ہے، پرائم منسٹر صاحب خود لیڈ لیتے ہیں۔ تو میں اس چیز سے تو ایگری نہیں کرتا کہ نیب کی وجہ سے کوئی بہت بڑا کام اس وجہ سے رکا ہوا ہوگا۔ ویسے مگر نیب کیوں نہیں ڈرے، نیب کی وجہ سے بیوروکریسی کیوں نہیں ڈرے گی؟ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ جب سیاست دانوں کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی ہے، عدالتیں لکھ رہی ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہوتا ہے، تو فواد حسن فواد کو پکڑا جاتا ہے، الزامات اتنے لگائے جاتے ہیں، پھر بعد میں ایسڈ بیونڈ مینس کا کیس بنایا جاتا ہے، اتنا عرصہ ان کو قید میں رکھا جاتا ہے اور پھر کچھ ثابت نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بیوروکریٹ ہیں شہباز شریف صاحب کے خلاف کچھ ثابت کرنے کے لیے احد چیمہ کو پکڑا جاتا ہے، اتنا عرصہ ان کو قید میں رکھا جاتا ہے، کچھ ثابت نہیں کیا جاتا ہے۔ شاہد خان عباسی کے خلاف کچھ ثابت کرنے کے لیے بیوروکریسی میں سے اپروور بنایا جاتا ہے، پھر ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے، عدالت کیسے ایڈورس ججمنٹ لکھتی ہیں، تو انہیں نظر نہیں آ رہا کہ جی اگر پھر ہمیں بھی اسی طریقے سے پھنسایا جائے گا تو ہم کیوں کام کریں؟ شاہزیب ابھی ہم میرا خیال ہے بحث کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی لمبی بحث اس کے اوپر ہو سکتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے آپ اس بحث کو کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑیے، کیونکہ یہ بات کہہ دینا ہے جی ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا تو کیا کسی بندے کا ایکویٹل ہو گیا ہے؟ ابھی وہ ٹرائل چلنا ہے، ٹرائل کورٹ کے اندر چلنا ہے۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ یا تفتیشی ادارہ جو کیس بنائے وہ حرف آخر ہو اور صحیفے کی طرح وہ درست ثابت ہو جائے ہمیشہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ججز کی ضرورت نہیں ہے، عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے۔
बहुत शुक्रिया शाहद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। असद उमर साहब ने वैक्सीन के प्री ऑर्डर के हवाले से क्या कहा था, देखिए। जिनको वैक्सीन मिली उन्होंने अरबों डॉलर जो है वो रिस्क पे डाल के पहले से प्री बुकिंग करा दी। अगर हम पाकिस्तान वाले ट्रायल अप्रूव होने से पहले अरबों डॉलर की बुकिंग करा के बैठ जाते तो अभी तक तो हम सब बैठे होते नैब की कस्टडी के अंदर और मीडिया में आप लोगों ने हमारे उड़ा दिए होते परखच्चे। हमें बड़ी शामिल। अफगान हुकूमत की पहले से कमजोर रिट मजीद खतरे में पड़ गई है और अफगानिस्तान के पड़ोसी मुमालिक हाई अलर्ट हो गए हैं। तालिबान ने पहले ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर क्रॉसिंग का कब्जा हासिल किया, चीन के साथ अफगानिस्तान की जुड़ने वाली सरहद पर पेशकदमी की और अब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली सरहद का कंट्रोल हासिल कर लिया है और नतीजतन पाकिस्तान ने अपनी सरहद सील कर दी है और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। तालिबान का दावा है कि उन्होंने अफगानिस्तान के बॉर्डर टाउन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इस कब्जे के बाद इस वक्त जो चमन तक जाने वाली सड़क है और कंधार का जो कस्टम्स मुजाहिदीन के कंट्रोल में आ गया है और ताजिरों और रिहायशियों को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा दी गई है। सिर्फ यही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम बॉर्डर पोस्ट पर अपना झंडा लहरा दिया है। अफगान हुकाम ने इस पोस्ट पर तालिबान के कब्जे की तरदीद की है, मगर कुछ देर पहले हमने चमन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूरजमा अचकज़ई से बात की तो उन्होंने न सिर्फ इस बात की तस्दीक की बल्कि तालिबान के कंट्रोल के हवाले से मज़ीद तफसीलात से भी आगाह किया, जो आपके सामने रखते हैं। शाहजेब साहब, गुज़िश्ता शब ही तालिबान ने अफगानिस्तान के अहम सरहदी ज़िला जो कि दिफाई लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल है स्पीम बोल्दक पर हमला किया था। 3 अतराफ से मशरक़ की तरफ से सैकड़ों की तालिबान जंगजू जो थे वो स्पीम बोल्दक के अतराफ में दाखिल होना शुरू हो गए। रात के औकात में बग़ैर किसी मज़ाहिमत के पाकिस्तान के जो 7 सरहदी चौकियाँ हैं अफगान फोर्सेस की, उस पर कब्ज़ा करना शुरू किया और जो अफगान फोर्सेस थे वो फ़रार होते जा रहे थे। तकरीबन रात 4 बजे तक तकरीबन 12 से ज़ायद जो अफ़गानिस्तान की सरहदी चौकियाँ पाकिस्तानी सरहद के साथ मुत्तसिल थी उस पर कब्ज़ा किया और पेशकदमी जारी रखते हुए उन्होंने बाज़ मकामात पर अफ़गान फोर्सेस के साथ शदीद झड़पें भी हुई है, जिसमें कई अफराद ज़ख्मी होने की इतलात है। रूटीन के मुताबिक सुबह 7 बजे बाब दोस्ती अमदरफ के लिए खुलता है, लेकिन इससे कबल सुबह 6 बजे तालिबान ने बाब दोस्ती का कंट्रोल भी हासिल कर लिया, जहाँ से अफगान जो फोर्सेस थे वो फ़रार हो चुके थे और वहाँ पर अफगान फोर्सेस का असलिया जो था वो कब्ज़े में ले लिया। तारीख़ में 20 साल बाद अफगान तालिबान एक बार फिर बाब दोस्ती पर काबिज़ होने के साथ ही आज सुबह 6 बजे उन्होंने बाब दोस्ती पर लहराए जाने वाला अफगानिस्तान का कौमी परचम उतार दिया और वहाँ पर अफगान तालिबान का तहरीक तालिबान इस्लामी का सफ़ेद परचम लहरा दिया। इस वक्त आप बाब दोस्ती पर देख सकते हैं, जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान के हदूद में पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान के हदूद में तालिबान का इस्लामी परचम जो सफ़ेद परचम है वो लहरा रहा है। इस वक्त तालिबान का बाब दोस्ती पर कंट्रोल है। न सिर्फ बाब दोस्ती बल्कि बाब दोस्ती से मुत्तसिल वेश बाज़ार, वेश मंडी और स्पीम बोल्दक ज़िला भी अब तालिबान ने बग़ैर किसी मज़ाहिमत के अपने कंट्रोल में लाया है। अफगान फोर्सेस का मतलब ये बताया जा रहा है कि इनके दरमियान एक मुआहिदा कबाइल ने किया है, जो कि अफगान फोर्सेस पीछे हट के उन्होंने इलाका खाली किया है, जबकि दूसरी जानिब स्पीम बोल्दा के मज़ाफ़ात में आज दोपहर भी कई मकामात पर झड़पें हुई, लेकिन अफगान फोर्सेस पीछे हटते गए। इस वक्त तक वो ज़िला तख्तपुल तक पहुँच चुके हैं। ज़िला तख्तपुल स्पीम बोल्दा कंधार और चमन के अहम बैन अल-अक़वामी शाहरा पर वाक़या है। ये शाहरा तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले में ये अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। पाकिस्तान के साथ तमाम जो सरहदें चमन, किला अब्दुल्ला, दोबंदी के साथ ये तमाम सरहदें इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में हैं। अफ़गानिस्तान के हदूद में तमाम अफ़गान सरहदी चौकियाँ जो उस पर तालिबान काबिज़ हो चुके हैं, जबकि तख्तपुल इस वक्त तालिबान के अहम मरकज़ी गढ़ बन चुका है। यहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब तालिबान मौजूद है। तालिबान के नए मतवाज़ी गवर्नर जो कि कंधार के लिए तैनात किए गए हैं, उनका एक एलामिया से कुछ देर बाद कबल जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम अवाम जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर जहां तालिबान का कब्ज़ा है वो महफूज रहेंगे, वो अपने अपने मामलात मामूल के मुताबिक निपटाते रहे। उन्होंने अफ़गान फोर्सेस, अफ़गान कमांडर्स के लिए भी आम माफ़ी का ऐलान किया। एलामिया में कहा गया कि कल तक उन्हें हिदायत की गई थी कि जहाँ भी अफ़गान कमांडर या फोर्सेस मिले उन्हें कत्ल किया जाए, लेकिन आज एक नए हुक्मनामे के
तहत इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का कहा गया है। और आज जब ये शवाहिद भी सामने आए हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ भी अफ़गान कमांडर्स उन्होंने पकड़े या अफ़गान फोर्सेस के एहलकार सरेंडर होकर इनके पास है, उनको बाहिफाजत तरीके से अपने घरों तक पहुँचाया है। उनको गाड़ियाँ भी फराहम की गई हैं। अफ़गान एहलकार के कमांडर्स को पैसे देकर उनको रुख्सत किया गया है, जो कि वो अब कंधार की जानिब रवाना हो चुके हैं। अफ़गान बैंक पर इस वक्त तालिबान का कब्ज़ा है। अफ़गान का जो कस्टम है, जो कि वेश मंडी वेश बाज़ार अफ़गानिस्तान का मरकज़ी तिजारती गढ़ है, यहाँ पर वो सेंट्रल एशिया, जापान, दुबई और दीगर ममालिक से तिजारती सामान, ख़ासकर अफ़गान ट्रांसट ट्रेड भी के कंटेनर यहाँ पर खाली होते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में मंडियाँ हैं। पाकिस्तानी ताजिरों और अफ़गान ताजिरों के अरबों रुपए का सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर बड़ी तादाद में अरबों रुपए का जो रकम पड़ा हुआ है, वो भी तालिबान ने अपने कब्ज़े में लेकर उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है। ऐलान किया गया है कि जो भी ताजर जिनके पैसे हैं वो बाहिफाजत अपने उनके मंडियों में पड़े रहेंगे, जबकि जो तिजारती गुज़रगाह है, बाब दोस्ती है, वो आज तालिबान और अफ़गान पाकिस्तानी हुकाम के बाहमी मुशावरत के बाद हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है। अफ़गान जेट, जंगी तैयारे और जंगी हेलीकॉप्टर ने कई मरतबा स्पीम बोलदाक, वेश मंडी और तख्तपुल पर फ़िज़ाई गश्त किया, लेकिन कहीं पर भी तालिबान के ठिकानों पर हमला नहीं किया है। ये एक ड्रामाई तब्दीली है। अब देखना है कि कल और अगले चंद दिनों में क्या तब्दीली आती है। बहुत शुक्रिया नूरजमां चकज़ई, तफसीलात दे रहे थे। वाकई एक ड्रामाई मंजर नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से तालिबान मुख्तलिफ बॉर्डर पोस्ट का कब्ज़ा हासिल कर चुके हैं। पहले ताजिकिस्तान बॉर्डर टाउन पर कंट्रोल हासिल किया गया, फिर ईरान के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग का कंट्रोल हासिल किया गया और अब पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली अफगान सरहद का कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। यह खित्ते के हवाले से बिलुमूम और पाकिस्तान के हवाले से बिलखुसूस एक खदशे की बात है। तालिबान मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं। BBC के मुताबिक एक तरफ चीन है, जिसके संक्यांग सूबे की अफगानिस्तान के साथ सरहद जुड़ती है और चीन के लिए खदशा है कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आए तो उससे संक्यांग के अलहदगी पसंदों को पनाह और मदद मिल सकती है, जबकि तालिबान ने यकीन दिलाया है कि वो आइंदा वहाँ से अलहदगी पसंद जंगजुओं को अफगानिस्तान दाखिल नहीं होने देंगे। दूसरा मुल्क रूस है, जिसको खदशा है कि अगर अफगानिस्तान में इस्लाम की बुनियाद पर इंतहा पसंदी बढ़ती है तो उससे पूरे वस्ती एशिया के उन ममालिक को खतरा होगा जो माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और उन पर इस वक्त रूस का असर रसूख है। और हाल ही में जब ताजिकिस्तान की सरहद के करीब अफगान तालिबान की पेशकदमी हुई तो रूस की सरबराही में फौजी इत्तेहाद कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने बयान जारी किया कि अगर अफगानिस्तान के साथ ताजिकिस्तान की सरहद पर सूरत हाल बिगड़ती है तो वो पूरी सलाहियत के साथ मुनज़्ज़म होने के लिए तैयार है। मगर कुछ दिन पहले तालिबान की क़यादत रूस में मौजूद थी और उसने रूस को यकीन दिलाया कि तालिबान खित्ते के लिए ख़तरा नहीं है। साथ ही भारत भी इस पूरे मामले में मुतहर्रिक है, क्योंकि भारत ने अफगान हुकूमत के साथ अच्छे मरासिम रखे, सरमायाकारी की। तालिबान के इक़्तिदार में आने से भारत को अपने मकासद ख़तरे में नज़र आ रहे हैं और भारत के हाल ही में तालिबान के साथ राब्तों की खबरें सामने आई। इस वक्त भारत कशमकश में है कि वो किसी किस्म की पॉलिसी इख्तियार कैसे करे, क्योंकि तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने मॉस्को से वापसी पर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन से बात करते हुए कहा कि भारत उस हुकूमत की तरफ था जिसे बैरूनी क़ुव्वतों ने मुसल्लत किया था, वो हमारे साथ नहीं। और अगर भारत अफगान हुकूमत की हिमायत की पॉलिसी बरकरार रखता है तो शायद उन्हें परेशानी होनी चाहिए। ये गलत पॉलिसी है। सुहेल शाहीन ने मज़ीद कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि भारत अफगान हुकूमत को असलहा फराहम कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ वो हमसे बात करना चाहता है लेकिन अमली तौर पर काबुल में हर किस्म का असलहा पहुँचा रहा है। ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें सरगर्म हैं, लेकिन सियासी रहनुमा एक दूसरे पर कश्मीर से गद्दारी और मोदी से यारी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है और उस पर खुलकर तनकीद हो सकती है, मगर एक दूसरे के हुकुल वतनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को भी नहीं बख्शा गया और उन पर भी गद्दारी के इल्ज़ाम लगा दिए गए। पाकिस्तान की तारीख जमहूरी रहनुमाओं पर ऐसे गद्दारी के इल्ज़ाम से भरी हुई है। हालांकि पाकिस्तान की तारीख ही गवाह है कि मुल्क के जमहूरी रहनुमाओं ने हर फोरम पर मुल्क का और कश्मीर का मुकदमा लड़ा और फिर उनके खिलाफ गद्दारी कार्ड खेला गया। कभी खुद उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ये कार्ड खेला और कभी जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाने और इक़्तिदार पर कब्जे के लिए डिक्टेटर्स ने उन पर ये इल्ज़ामात लगाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो लीडर थे जिन्होंने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा, भरपूर अंदाज में लड़ा। Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan.
जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है। जम्मू कश्मीर कभी भारत का हिस्सा रहा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है। जम्मू कश्मीर ज्यादा पाकिस्तान का हिस्सा है और इंडिया कितने ही खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करके कश्मीर को अपना हिस्सा दिखाने की कोशिश करे, मगर ये कभी ना हुआ और ना हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के अवाम का हिस्सा है। पाकिस्तान कश्मीर के अवाम एक खून है। हमारा जोग्राफिया, हमारी सकाफत, हमारी तारीख, यहाँ तक कि हर तरह पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम एक हैं। हमारा जो भी साइज या जराए हों, मगर हम आखिर तक लड़ेंगे, अपने दिफा के लिए लड़ेंगे। We believe more than ever before that justice is bound to prevail. That the people of Jammu and Kashmir, 5 million people, sir, must have a right to decide their own future. हम अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे, जारहियत करने वाले नहीं, बल्कि जारहियत के शिकार हैं। ईमान है और पहले से ज्यादा पुख्ता ईमान है कि इंसाफ का बोलबाला होकर रहेगा। जम्मू और कश्मीर के 50 लाख लोगों को मुस्तकबिल के फैसले करने का हक हासिल होना चाहिए। इनसे हक क्यों छीना जा रहा है? जब सारी दुनिया को हक खुद इरादियत, फ्रांस जैसे अजीम मुल्क ने अल्जीरिया को हक खुद इरादियत का हक दिया, सोवियत यूनियन तमाम लोगों के हक खुद इरादियत पर यकीन रखता है। सारी दुनिया हक खुद इरादियत पर यकीन रखती है, मगर क्या कश्मीर के लोगों को हक खुद इरादियत से इसलिए महरूम रखना चाहिए क्योंकि ताकत का उसूलों पर गलबा हो? मगर याद रखें कि ताकत कभी भी उसूलों पर गलबा हासिल नहीं कर सकती। Power must prevail over principle. Power shall never prevail over principle. Finally and ultimately, principle must prevail over power. This is a Christian concept. It is an Islamic concept. It is a civilized concept. आखिरकार उसूल हमेशा ताकत पर गलबा पाते हैं। ये मसीही नजरिया है, ये इस्लामी नजरिया और यही मुहज़्ज़ब माशरे का नजरिया है। और जो कौमें ऐसे नजरियात पर यकीन नहीं रखती, उन्हें नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। 18 साल से अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के अवाम के साथ खेल रहा है, मगर आप 50 लाख लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकते, उनका तमाशा नहीं बना सकते। 18 साल में अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मसले पर कागजात और करारदादें ही आती रही हैं। हालांकि कश्मीर का मसला इस वक्त दुनिया का सबसे बुनियादी मसला है। The will and the spirit of our people can never be destroyed, Mr. President. जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कश्मीर का मामला आलमी फोरम्स पर उठाते रहे, भरपूर अंदाज में उठाते रहे, वज़ीर आज़म बनने से पहले भी और बाद में भी। मगर बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, फिर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर उनकी बेटी साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर पर तवज्जो दिलाई। बेनज़ीर भुट्टो ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीरियों के हक़ की बात की, दुनिया के सामने मुख्तलिफ फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा बार बार रखा और मौसर अंदाज में रखा। The Secretary General has described the Kashmir dispute. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में शामिल मसाइल में सबसे पुराने मसलों में से एक मसला बताया है। 48 साल का कब्जा भी कश्मीर के अवाम का जज्बा नहीं कुचल सकी। कश्मीर के अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के मकसद पर कायम है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के वादों और करारदादों पर अमल दरामद से उम्मीदें जोड़े हुए हैं। आप लोग अपने दिलों और अपने दिमाग को कश्मीर के अवाम पर गुजरने वाले अजाब से बंद नहीं कर सकते। To the torment of Kashmir. मकबूज़े कश्मीर में भारतीय फौज की बड़ी तादाद में मौजूदगी, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी और सरहद पर फौज की तादाद में इजाफा खित्ते में अमन और सिक्योरिटी के लिए एक बराह रास्त खतरा है। दुनिया खुद को एक बुनियाद परस्त हिंदू इंडिया के उभरने से लाताल्लुक नहीं रख सकती। अजीम कश्मीरी नौजवानों के जज्बे को दबाने के लिए इंडिया ने 6 लाख फौजी कश्मीर में भेज दिए। उस फौज ने कत्ल, टॉर्चर, रेप, नजरबंदी और कत्ल आम के जालिमाना हरबे इस्तेमाल किए। मगर जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि आज़ादी जालिम अपनी मर्जी से नहीं देता, बल्कि मजलूम को आज़ादी मांगनी पड़ती है। और 40,000 कश्मीरियों ने अपनी मर्जी से जिंदगियां दे दी हैं उन मुजालिम की मुखालफत करते हुए, और ये 40,000 जानें महज गुज़िश्ता 7 साल में दी गई हैं। बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहीं, कश्मीर का मुकदमा उठाती रहीं, दोनों दफ़ा उनकी हुकूमत पूरी नहीं होने दी गई। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जिला वतन हुई और फिर जब वतन वापस आईं तो कत्ल कर दी गई। इसी तरह नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी आलमी फोरम्स पर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। बुरहान वानी को जब भारतीय फ़ौज ने शहीद किया तो अक़वाम मुत्तहिदा में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उसका जिक्र किया और मसला कश्मीर को उजागर किया।
Mr. President, peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. जनाब सदर, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन और इस्तेकाम मसला कश्मीर हल किए बगैर नहीं हो सकता। हमारी माजी की पेशन गोइयाँ अब कश्मीर में होने वाले वाक़यात से सही साबित हो रही हैं। कश्मीरियों की एक नई नस्ल इंडिया के कब्ज़े से आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं। बुरहान वानी एक ऐसा नौजवान लीडर जिसे इंडियन फ़ौज ने कत्ल कर डाला, वो कश्मीर में भारत के मुजालिम के ख़िलाफ़ कश्मीरी इंतज़ामिया की नई अलामत के तौर पर उभर कर आया है। एक मकबूल और पुरअमन कश्मीरी तहरीक जिसकी सरबराही ख़ुद कश्मीरी कर रहे हैं, जिसमें जवान और बूढ़े, मर्द और औरतें शामिल हैं, और इनका इस्लाह महज इनके मकसद के सच होने में इनका ना ख़त्म होने वाला ईमान है, और इनके दिलों में आज़ादी की भूख है। मर्द, औरतें और बच्चे रोज़ाना बड़ी तादाद में कर्फ्यू के बावजूद अपने मुतालबात के हक़ में बाहर निकलते हैं। जनाब सदर, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर कश्मीरियों के मुतालबात की हिमायत करता है। पाकिस्तान कश्मीर के अवाम के हक़ के खुद इरादियत के इस मुतालबे की हिमायत करता है, जिसका वादा खुद अक़वाम मुत्तहिदा ने सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के ज़रिए किया है। नवाज शरीफ 90 की दहाई में भी जब वज़ीर आज़म बने तो भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना, मसला कश्मीर हल करना उनकी तरजीह रहा। अपने दूसरे दौर में तो भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी के साथ मसाइल के पुरअमन हल के लिए बहुत आगे बढ़ गए। वाजपेयी खुद पाकिस्तान आए थे, मगर फिर कारगिल जंग हो गई और उसके बाद नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया। नवाज शरीफ भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, कभी अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सके। तीसरी दफ़ा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया। वज़ीर आज़म थे, फिर जेल में कैदी बन गए। इसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी मसला कश्मीर पर बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अपने पहले खिताब में कश्मीर का मसला भरपूर अंदाज में उठाया और बहुत ही मौसर तकरीर की। What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? क्या दुनिया 1 अरब 20 करोड़ लोगों की मार्केट को खुश करेगी या इंसाफ और इंसानियत के लिए खड़ी होगी? आप वो इदारा हैं जिसने कश्मीरियों से खुद मुख्तारी का वादा किया था। खुद मुख्तारी की वजह से वो अजाब से गुजर रहे हैं और यही वक्त है, ये खुश करने का वक्त नहीं जैसा 1939 में पहली जंग अजीम से पहले हिटलर को खुश किया गया था। ये एक्शन लेने का वक्त है। एक्शन ये होना चाहिए कि भारत गैर इंसानी कर्फ्यू कश्मीर से हटाए जो 55 दिन से जारी है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, आपको खबरदार कर रहा हूँ। मैं अक़वाम मुत्तहिदा को बताने आया हूँ कि आपको कुछ करना होगा। ये आपके लिए एक इम्तिहान है। भारत को तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना होगा, खासकर 13,000 लड़कों को जिन्हें उठाया गया और उनके वालिदैन को पता नहीं कि वो कहाँ हैं। और फिर बैनुल अक़वामी बरादरी को कश्मीरियों को उनकी खुद मुख्तारी देनी होगी। It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. जनाब सदर, नस्ली बर्तरी के एहसास से तकब्बुर आ जाता है। ये तकब्बुर ही जो लोगों से जालिमाना काम करवाता है, और जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो नस्ली बर्तरी के एहसास का तकब्बुर ही है जिसने उन्हें अंधा कर दिया है। अंधा कर दिया है ये बात सोचने से भी कि जब कर्फ्यू ख़त्म होगा तो क्या होगा। क्या उन्होंने इस बारे में सोचा है या फिर बगैर सोचे ये सब कर दिया? वो करेंगे क्या जब कर्फ्यू हटेगा? तो क्या उन्हें लगता है कि कश्मीरी अवाम आराम से बात तस्लीम कर लेंगे कि आइन में तब्दीली करके उनका स्टेटस बदल दिया गया है? जनाब सदर, 1 लाख कश्मीरी पिछले 70 सालों से शहीद हो चुके हैं क्योंकि उन्हें वो हक़ के खुद इरादियत नहीं दिया जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने उनसे वादा किया। 1 लाख लोग शहीद हुए और 11,000 ख़वातीन का रेप किया गया। खुद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की 2 रिपोर्ट्स उस पर मौजूद हैं। हर जमहूरी रहनुमा ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। एक दूसरे की पॉलिसी पर तनकीद करे मगर गद्दारी के फतवे ना बांटें, हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाकर फिर मुल्क को और जमहूरियत को पीछे ना धकेलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।